सो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था ना। यस सर। और लास्ट क्लास में हम स्क्रू गेज कर चुके हैं स्क्रू गेज। यस सर। तो अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ जरा, क्या क्या पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में? सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्क्रू गेज, फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सर नंबर 2 पे क्या पढ़ा था? यूनिट। नंबर 3 पे डायमेंशंस पढ़ा था कि नहीं? यस सर। और नंबर 4 पे क्या पढ़ा था बताओ जरा, उससे नेक्स्ट क्या पढ़ा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या? सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर, बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर। 5th नंबर पे क्या पढ़ा था? राउंडिंग ऑफ पढ़ा था कि नहीं बोलो? यस सर। 6th नंबर पे क्या पढ़ा था? 6th नंबर पे याद करो। उसके बाद में राउंडिंग ऑफ के बाद में क्या पढ़ा था? एरो ऑफ मेजरमेंट। एरर। 7th नंबर पे क्या पढ़ा था? इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी और प्रिसिजन। हाँ, एक्यूरेसी प्रिसिजन मतलब बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा क्या आया था? माइक्रो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। ये चीजें हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल। एक्चुअली में ये आपके एग्जाम में इसमें से नहीं आएगा, मैथमेटिकल टूल से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो नीट 2015, 14, 16 ऐसा कुछ आया हो। लेकिन इसको फिर हम पढ़ क्यों रहे? ये एग्जाम में भले ही ना आए, लेकिन इसकी वजह से हम लोग फिजिक्स में, जैसे आपको पता होगा, इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन भी यूज होने वाला है, और साइन कोस टेन की वैल्यूज भी यूज होने वाली है। तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, क्योंकि जिससे कि अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़े, और मुझे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आता नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा मैं। कंसेप्ट आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा ना। यस सर। तो वो हम कर पाए, क्योंकि आप नीट के हो, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स पढ़ोगे नहीं, इसीलिए वो सारी चीजें हम कर पाए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। इसीलिए इसका नाम मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिकल टूल है। टूल का मतलब में जो जो चीजें चाहिए होंगी, सिर्फ उतनी उतनी चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे। अगर मान लो फंक्शन को अगर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो 1 महीने चलेगा कम से कम। ग्राफ्स को पढ़ोगे कम से कम 15 दिन चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे कम से कम एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी चल सकती है। इतना वो है, मतलब लेंदी टॉपिक्स हैं। उन तीनों को हम एक ही दिन में कवर करेंगे। तो आप सोच सकते हो हम कितना पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इन तीनों चीजों के बारे में आज ही हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा होने वाला क्या है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल ग्राफ और वेरियस इक्वेशंस के लिए ग्राफ देखेंगे, और वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके यूजेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है, जिसके लिए एक यूनिक इनपुट के लिए एक यूनिट आउटपुट निकाल के देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है सबको? क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये फंक्शन है किसका? मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे? मास एंड वेलोसिटी पे। मान लो अभी मास 1 kg है, और फिर द्वारा में कुछ देर बाद मास आपने मान लो ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, 2 kg कर दिया, क्या आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा?
Yes. होगा कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास, ये भी बोल सकते हो आप कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास। या फिर आप ये बोल सकते हो अगर उसी ऑब्जेक्ट पे करना है, सेम ऑब्जेक्ट पे करना है, जैसे आपने एक बार ऑब्जेक्ट ले लिया, बॉल ले ली, मान लो कोई बॉल ले ली, उस पे अगर काइनेटिक एनर्जी का देखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आपने एक बार बॉल ले ली तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? बॉल का मास तो एक ही बार जो होगा वही कांस्टेंट रहेगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी आप चेंज कर सकते हो। वेलोसिटी मान लो इनिशियली आपकी 1 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 5 मीटर पर सेकंड हुई। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा क्या मेरा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा? Yes, sir. तो मैं Yes, बोल sir. सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वी, और काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी का फंक्शन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जब, इसको लिखते कैसे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ वी। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वी स्क्वायर। ये भी लिख सकता हूँ इसको। Yes, sir. समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें क्या होता है, वन वेरिएबल, जब जो फंक्शन होता है हमारा उसमें एक वेरिएबल तो डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। मान लो कि अगर मैं एक ही बॉल लूं, मैंने एक ही बॉल ली, उसी में वेलोसिटी का चेंज कर रहा हूं, तो मास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Independent. इंडिपेंडेंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने एक बार अगर बॉल सेलेक्ट कर ली तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसको मैं चाहे कितनी भी वेलोसिटी से मूव कराऊं उसका मास चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम बोलेंगे क्या? मास इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो समझ में आया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. फंक्शन समझ में आया? फंक्शन क्या होता है? Yes, sir. ओके। काइनेटिक एनर्जी इज a dependent variable, here velocity is independent। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड कर रहे हो वेलोसिटी को, तो उसे काइनेटिक एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी बढ़े घटे, वेलोसिटी में इंक्रीज कर रहे हो तब आपका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है, ना कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज करने के बाद में वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए आप बोलोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी है। मास तो आपका कांस्टेंट है ही। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. या फिर आप Yes, sir. इसको हटा सकते हो यहाँ से, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। अगर कांस्टेंट मान लिया है तो हम क्या करेंगे? इसको कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। अब हम देखने वाले आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फोर्स इक्वल टू, सॉरी, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, बताओ जरा? Displacement independent and energy dependent. एनर्जी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन एनर्जी डिपेंड किस किस पे कर रही है? देखो, फोर्स मान लो एक बॉक्स है, ठीक है? यहाँ एक बॉक्स है, आपने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। अब ये इस एफ फोर्स के कारण धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा। ये मान लो यहाँ पे आ गया, तो अभी भी इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? Yes, sir. तो आप बोल सकते हो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेके कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या एनर्जी उस पर डिपेंड कर रही है? No, sir. फोर्स तो आपका इनिशियली भी लग रहा था और फाइनली भी इस वाली मान लो 1 पोजीशन है, इसको 2 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे भी लग रहा है और सेकंड पोजीशन पे भी लग रहा है। तो हमने फोर्स को मान लिया कांस्टेंट। क्या जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा हमारा एनर्जी बढ़ेगा? Yes, sir. यस, बढ़ेगा कि नहीं?
तो Yes, इसका sir. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा मेरी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। फॉर अ कांस्टेंट अप्लाइंग फोर्स, अगर मैं वेरिएबल फोर्स अप्लाई करने लगूंगा तो मेरी एनर्जी वेरिएबल फोर्स पे भी डिपेंड करने लगेगी। फिर मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर दो चीजों का फंक्शन हो जाएगी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिए। एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट आपका एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एनर्जी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, Yes, sir. अरे रेस्पॉन्स सब लोग किया करो, एक दो लोग यस सर। मतलब मजा नहीं आता क्लास में। नींद लगी है क्या? नहीं सर। तो फिर रेस्पॉन्स करो ना सब लोग। यस सर। हाँ, ऐसे रेस्पॉन्स किया करो सब लोग। तो ये क्वेश्चन जरा देखो, हमें a function fx is defined as fx equal to x square plus 2। तो हमें वैल्यू चाहिए, फाइंड f0, f1, fx स्क्वायर, fx plus 1 और f1, इन सब की वैल्यू चाहिए। जरा वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वैल्यू निकाल के बताओ। फास्ट करो फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। f0 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दो, आंसर। f1 जहां पे 1 है सब आंसर। एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर पे निकालनी है तो जहां पे एक्स है वहां एक्स स्क्वायर पुट कर दो, आंसर। ना इजी क्वेश्चन। हुआ किसी का? यस हाँ बताओ। सर। F03, f03 ठीक है, F14, f14 fx square x raised to power 4 plus 3, ठीक है, fx plus 1 x square plus 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, हाँ, और f1 ये निकाल रही। ठीक है। चलो, और किसी का आया कोई? अच्छा, एफ एक्स प्लस 1 किसी का आया गया? एफ एक्स प्लस 1 आया किसी का? क्या सर इसका करते x square plus 2x plus 4। हो? ओके, अपूर्वा के आंसर सब आ चुके हैं, और किसी के आए क्या अपूर्वा के अलावा? अच्छा, क्या कर रहे हो? सर 3 तक आ गया क्वेश्चन। 3 तक आ चुका है। एफ एक्स प्लस 1 का नहीं आया क्या? यस तो सर वही निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, 3 लोगों के आंसर आए हैं, अपूर्वा, कृतिका और पुनीत। अपूर्वा, कृतिका एंड पुनीत, इन 3 लोगों के आंसर आ चुके हैं। तीनों का नाम तो यही है ना, अपूर्वा, कृतिका, पुनीत, और कुछ नाम तो नहीं है? यस सर F0 आया 3, F1 आया 4 और हाँ, और सर F3,
F3 क्या आया है? ओके चलो मैं करवाता हूँ। कुछ लोग इस इतने इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो, आप लोग क्या कर रहे हो यार? सर आगे है ओके चलो सर F19। अब मुझे हाँ ओके अभी हम क्या करते हैं, F0 की वैल्यू देखते हैं। जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो x स्क्वायर प्लस 3 है मेरा, तो क्या पुट करूंगा मैं, 0 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ गया मेरा 3। सिमिलरली F1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या 1 x की जगह पे 1 पुट कर दूं प्लस 3, फिर क्या आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आएगा। सिमिलरली मुझे चाहिए एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां पे x है मुझे एक्स स्क्वायर पुट कर देना, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर, भाई x की जगह पे मैंने स्क्वायर पुट किया, क्या है एक्स स्क्वायर, और उसको स्क्वायर तो पहले से ही था तो हमने वो पुट कर दिया, प्लस 3 कितना आएगा x की पावर 4 प्लस 3। सिमिलरली मुझे चाहिए एफ एक्स प्लस 1, तो जहां जहां पे x है वहां पे x प्लस 1 पुट करना है। x प्लस 1 का x प्लस 1 मैंने x की जगह पे पुट किया, उसका स्क्वायर हो गया प्लस 3। अब जरा इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ मुझे। x स्क्वायर प्लस 2x 4 a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यही होता है। अब इसको इसी स्क्वायर से खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 4, देखो 3 प्लस 1 4। और सिमिलरली आप निकालोगे f1, यानी कि जो x है उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, f1 की वैल्यू पुट करना, जहां जहां पे x था। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हमें पुट कैसे करना है, देखो एफ एक्स का स्क्वायर, जहां पे x है हमें f1 की वैल्यू पुट करनी है। f1 हम f1 की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, f1 की वैल्यू ये क्या थी 4 थी प्लस 3। थोड़ा सा इसलिए आपने कंफ्यूज किया होगा कि f फंक्शन के अंदर f1 लिख दिया है, उसकी वैल्यू ने आपने थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जहां पे x है वहां पे f1 की वैल्यू लिखोगे। फंक्शन में 1 पे जो वैल्यू आई थी, अभी वहां 1 पे क्या आई थी मेरी 4 आई थी, क्या मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 19। या सबको कितने आंसर सबके क्लियर सही थे, हाँ कितने लोगों के सारे आंसर सही थे, ये बताऊं मुझे कितने लोगों के सारे आंसर सही थे, हैंड रेस करो सारे आंसर जिसके सही थे। तो 10-12 लोगों के थे सारे आंसर, 4 आंसर कितने के सही गलत था। हाँ ठीक है। कितने लोगों का ओनली लास्ट वाला गलत था, बाकी सब सही थे, कितने लोगों के ओनली लास्ट वाला गलत था, बाकी सब सही थे। काफी सर मेरा 4th गलत था। कितने लोगों के स्टार्टिंग के 3 सही थे, लमसम 25 लोग। ठीक है चलो मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूँ। ठीक है मैं समझ गया बेटा, समझ गया, ठीक है ओके ओके ओके। देन अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप में आप एक चीज ध्यान रखो कि कितना ऊपर गए, कितना हाइट चले और कितना हॉरिजॉन्टल में चले, उसको हम बोलते हैं स्लोप। जैसे आप मान लो यहां से लेके यहां तक पहुंचे, तो आप 2 तरीके से जा सकते थे, यहाँ पर ऐसे जा सकते थे और ऐसे जा सकते थे कि नहीं ऐसे। यस सर। तो हमने मान लो यहां से लेके यहां तक पहुंचे हैं, तो आप क्या करोगे कि वर्टिकल में कितना चले डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चले, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो देखो वर्टिकल में कितना चले उसको कैसे निकाल सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे थे,
यहाँ पे हमारा 2 था। हाँ, Sir, how we define slope in English? स्लोप आप बोलोगे बाई फाइंडिंग द स्लोप। देखो स्लोप को हम बोलते हैं, आप इसको पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, एक्चुअली पढ़ोगे आप पूरी चीजें मैथमेटिक्स में। स्लोप आप एक तरह से बोलोगे ढलान। आप एक तरह से देखोगे, आप हिमाचल से हो ना, हिमाचल में आपको बोलते हुए देखा होगा कि इस पहाड़ी का स्लोप बहुत ज्यादा है, इस पहाड़ी का स्लोप बहुत कम है। स्लोप का मतलब क्या है कि जैसे एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ही बताओगे मुझे स्लोप क्या है। फीलिंग, ये हिल नंबर 1 है, ये हिल नंबर 2 है। बताओ मुझे कौन सी पहाड़ी का स्लोप ज्यादा है? कौन सी? 1 का या 2 का? 1 का। अच्छा एक बार, अच्छा मैं अब इस 1 को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये आगे तक जा रही है वैसे। एक मिनट, इससे थोड़ी ऊंची है। अब किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? 2। कितने लोग 1 के साथ सपोर्ट हैं? कौन सी हिल का स्लोप ज्यादा है? 1। कितने लोग कह रहे हैं कि अभी भी 1 का ही स्लोप ज्यादा है? अभी भी 1 का ही स्लोप ज्यादा है। कितने लोग कह रहे हैं? 12-13 लोग कह रहे हैं कि 1 का स्लोप ज्यादा है। अच्छा ठीक है, आप लोग सब लोग हैंड डाउन करो, मैं कर देता हूँ। चलो अच्छा ये बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि 2 का स्लोप ज्यादा है? टू के साथ ज्यादा लोग हैं, 1 के साथ कम। चलो अभी अभी आप देख, अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा स्लोप होता क्या है। देखो स्लोप क्या होता है, मान लो आप यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, इस पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट थे x2 और y2। x2 y2 किसका है, मतलब ये मान लो आप किस में थे, एक्स वाई उसमें थे, ये x है, ये आपका y है। इनिशियली आपका हॉरिजॉन्टल x में इतना था और y में इतना था, और इसको हम क्या बोलते हैं, x1, इसको बोलते हैं y1। और इनिशियली हॉरिजॉन्टल में आपकी इतनी डिस्टेंस थी फाइनल में, तो इसको बोलेंगे x2, और फाइनल में इस पे कितनी थी, y2। ये क्लियर है ना? तो हम स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते हैं वर्टिकल में कितना चले, वर्टिकल में कितना चले, वर्टिकल में कितना चले। क्या हम हाइट को देखो, y2 माइनस के y1 चले हैं वर्टिकल में, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन, हम इतना ही चले ना वर्टिकल में। तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चले, x2 माइनस के x1, इतना ही चले हॉरिजॉन्टल में। यस सर। x2 माइनस के x1, तो ये होता है आपका स्लोप। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे बताओ, मान लो इस पहाड़ी की हाइट थी, वर्टिकल हाइट है, मान लेते हैं कि 100 मीटर, और ये बेस था इसका 50 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, मान लो इसकी हाइट है मेरी 150 मीटर, लेकिन इसका बेस भी बहुत ज्यादा है, इसका बेस है मेरा कितना, 200 मीटर। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा, फर्स्ट वाली का स्लोप निकालूंगा, फर्स्ट वाली का स्लोप क्या आएगा, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल कितना चला है, वर्टिकल 100 मीटर चला है कि नहीं वर्टिकल में? 50 है कि नहीं? यस सर। तो मेरा स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया स्लोप। यस सर। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आप देखोगे 3/4। चलो इसको भी अब इसको देखो, इसका स्लोप क्या आएगा, वर्टिकल कितना चला है 150, हॉरिजॉन्टल कितना है 200। तो आप देखोगे कि ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो किसका स्लोप ज्यादा है, 1 हिल का या 2 हिल का? 1 का। दो लोग 2 के साथ थे, उनको समझ में आ गया क्यों गलत है उनका आंसर? समझ में आया आप लोगों को? यस सर।
हाँ, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन ज्यादा ऊंचे पे है, हमें मतलब होता है कि कितना वर्टिकल हाइट चला डिवाइडेड बाई कितना हॉरिजॉन्टल हाइट चला, उसको हम बोलते क्या, स्लोप। स्लोप। अभी हम देखेंगे स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में, Perpendicular upon परपेंडिकुलर अपॉन बेस, base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट, ये क्या है आपकी हाइट, और बेस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल में कितना चला है, यही ना है, ये अगर थीटा है तो, है कि नहीं यस सर। Yes, भाई? sir. हमारा फॉर्मूला क्या था, हाइट अपॉन बेस ही तो था ना, इसीलिए हमने क्या किया, इसको टेन थीटा के इक्वल रख दिया और बोला कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टेन थीटा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी का स्लोप निकाल के बताओ मुझे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का स्लोप निकाल के बताओ, बाकी सब लोग निकालो पॉइंट ए और पॉइंट बी का स्लोप। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ पॉइंट ए एंड बी। सर पॉइंट ए का शायद 0 का सर दोनों का 10. दोनों का 10 है सर। 10 है सर। 10 है सर। 10. दोनों का 10 आ रहा है। Yes, sir. Okay. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 0.1। देखो यहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन देखोगे, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देखोगे, मैं एक बताऊंगा, अभी पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप देखो, स्लोप क्या है, मान लो हम ए पॉइंट का देख रहे हैं पहले, ई का क्या वर्टिकल में कितना चला, वर्टिकल में ए पॉइंट तक कितना चला है, देखो 20 चला है ना, 20 माइनस के 0 बोलूंगा, अगर मैं बोलूं 20 माइनस के 0 डिवाइड हॉरिजॉन्टल में कितना चला है, 2 माइनस के 0, तो मेरा क्या आया 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 आया। सिमिलरली मैं स्लोप अगर निकालूं पॉइंट बी का, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल में कितना चला 40 माइनस के 0, हॉरिजॉन्टल में कितना चला 4 माइनस के 0, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 10, दोनों का स्लोप मेरा 10 ही है। इसका मतलब देखो, जब कभी हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, मान लो किसी उसमें कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी अगर कोई भी, तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, स्लोप कांस्टेंट। अगर आपको कोई बोले कि कांस्टेंट स्लोप की लाइन बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, उसको स्ट्रेट लाइन बनाओगे। आप देखोगे कि ये मान लो ए बी ये है, आप मैं और भी अगर पॉइंट दे दूं, यहाँ पे मान लो सी दे दूं, यहाँ पे डी दे दूं और यहाँ पे ई दे दूं, इन तीनों पॉइंट्स के भी अगर आप स्लोप निकालोगे तो 10 ही आएगा। निकाल के बताऊं एक आध का? चलो ठीक है, कौन से पॉइंट का बताऊं, बता, पी सी डी सी डी, हाँ 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है आपका, कांस्टेंट स्लोप लाइन, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्लोप। समझ में आई कांस्टेंट स्लोप लाइन क्या होती है? अब वेरिएबल स्लोप लाइन कैसी होती है, मान लो वेरिएबल स्लोप लाइन कैसी होती है, ये कोई ग्राफ है, जैसे मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, वो सब वेरिएबल है। जो स्ट्रेट नहीं है वो सेम वर्टिकल चलने पे, सेम हॉरिजॉन्टल में अगर नहीं चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट, या बोलेंगे कांस्टेंट स्लोप नहीं है इसमें। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. तो अभी हम देखने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शंस के अपने ग्राफ देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन मतलब, लीनियर फंक्शन का मतलब होता है y इक्वल टू mx प्लस c। mx आपने 10th में पढ़ा है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, पढ़िए कि नहीं? तो ये जो c होता है वो बताता है कि हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y। अगर ये हमारा c 0 होता तो हमारी लाइन कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। और y इक्वल टू mx क्या है, mx क्या है, mx का मतलब होता है कि m आपका क्या बताता है, m क्या होता है इसमें, स्लोप। m क्या होता है,
स्लोप होता। भाई यहाँ से 0 पॉइंट से इस जगह से लाइन ऐसे भी तो जा सकती थी, इस पॉइंट से लाइन ऐसे भी तो जा सकती थी, ऐसे भी तो जा सकती थी, ऐसे भी तो जा सकती थी। तो ये m क्या बताता है आपको? स्लोप बताता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। टू गेट यहाँ पे वी गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर लीनियर फंक्शन इंक्लाइंड एट एंगल विद x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से हमारा जो एंगल है थीटा, इस पे हमें अगर हम tan थीटा निकाल रहे हैं, यहाँ से tan थीटा अगर हम निकाल रहे हैं, तो क्या मेरा स्लोप आ जाएगा? आएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ? तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत इतनी है कि हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जो कि आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े हो। 10th में तो मैथ पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes, sir. तो 10th में अगर आपने 10th में सबने मैथ पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा होगा y इक्वल टू mx प्लस एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे। और ये सी पॉइंट बताता है कि हमारी जो लाइन है कहाँ से शुरू हुई, ऑरिजिन से शुरू हुई। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, कि हमारी इक्वेशन ऑरिजिन से शुरू होगी या किसी पॉइंट से शुरू। मान लो यहाँ पर इंटरसेप्ट दिया हुआ है c, अगर c 0 होता तो कहाँ से शुरू होती? ऑरिजिन से। तो हमारी अगर मान लो c 0 होता, मान लो यहाँ पे अगर c 0 है तो हमारी इक्वेशन शुरू होगी, y है, ये आपका x है, तो यहाँ से शुरू, ये आपका क्या है? थीटा है। यहाँ पे क्या है? c आपका 0 है। ओनली इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx, ये इक्वेशन उसके लिए ये ग्राफ बनेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस। अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? भाई इनवर्स फंक्शन का है कि y इक्वल टू 1 अपॉन x, यानी कि एक अगर बढ़ रहा है y इक्वल टू 1 अपॉन x में आप देखोगे, अगर आप x को बढ़ाओगे तो क्या y कम होगा? यस सर। या फिर आप y को बढ़ाना चाहते हो तो क्या आपको x को कम करना पड़ेगा? यस सर। कम करना पड़ेगा। तो एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? जैसे आप यहाँ पे अगर y से स्टार्ट करो, y को जैसे ही कम करते ला रहे हो, देखो x की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, x की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, x की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है x पे? यहाँ पे आपका x कितना था? इतना था, देखो इतना था। और जैसे आप y को घटाते घटाते यहाँ पे ले आए तो अब आप x कितना हो गया? इतना हो गया। और घटा के y को यहाँ पे ले आए तो x इतना हो गया, और घटा के यहाँ तक ले आए तो x इतना हो गया, यहाँ पे x इतना हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम x को y को कम कर रहे हैं, आपका x बढ़ रहा है ना? Yes, sir. या फिर आप ऐसे बोल दो कि हर बार जब भी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप x को कम कर रहे हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x को जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं y मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ग्राफ। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके अब कुछ स्पेशल केस आपको इंटरसेप्ट, अच्छा ये वाला मैंने बताया था ना, इंटरसेप्ट अगर 0 हो जाए, y इक्वल टू mx प्लस सी में अगर आपका c 0 हो जाए तो ग्राफ कौन सा बनेगा? आपका ओरिजिन से स्टार्ट। जो मैंने बताया था कि y इक्वल टू mx का ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। अब अगर c 0 हो जाए और m इक्वल टू v 1 हो जाए, यानी कि स्लोप अगर 1 हो जाए। अच्छा स्लोप अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है? स्लोप अगर आपका क्या है? स्लोप क्या है? 1 है। स्लोप अगर आपका, अरे इसमें y इक्वल टू mx प्लस सी में m क्या बताता था? स्लोप ही बताता था ना। तो tan थीटा, अच्छा स्लोप को क्या लिख सकते हैं हम? tan थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 बोल रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा tan थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है? tan 45 की होती है कि नहीं? यस सर। tan थीटा इक्वल टू tan 45, यानी कि मेरा थीटा कितना आ गया? 45। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि अगर मेरा स्लोप 1 हो गया, तो मेरी जो लाइन बनेगी वो 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बनेगी, यानी कि इसका एंगल 45 डिग्री होगा, इसका भी एंगल 45 डिग्री। समझ में आ रही बात? Yes, sir.
जितना आपका x इंक्रीज करेगा क्या उतना ही आपका y इंक्रीज करेगा। अगर आप y इक्वल टू mx प्लस c में c आपका क्या है, मान लो 0 है, c आपका 0 है और m क्या है आपका 1 है, तो आपका क्या आ जाएगा y इक्वल टू x आएगा। y इक्वल टू x आ रहा है, इसका मतलब जितना अगर आप x को 2 से बढ़ा रहे हो क्या y भी 2 से बढ़ जा रहा है। Yes, sir. अगर Yes, आप sir. x को कम कर रहे हो तो y भी कम हो रहा है। तो इसी तरह से इसको नेगेटिव में भी फॉलो किया जा सकता है और पॉजिटिव में भी फॉलो किया जा सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि x y के बीच में अगर आपका m अगर 1 है और c 0 अगर होता है तो हमारा क्या ऐसे है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस का मतलब अगर मान लो एफ एक्स आपको दे रखा है कुछ कांस्टेंट 5 दे रखा है 5, क्या इसमें कुछ कभी वैल्यू चेंज होगी? y तो है ही नहीं इसमें। अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू मान लो 5 दे रखा है, 5 क्या है, ये क्या है, एफ एक्स दे रखा है आपको 5, क्या ये y की वैल्यू है? अरे ये एफ एक्स तो वेरी कर ही नहीं रहा, एक्स तो वेरी कर ही नहीं रहा, वाई एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस है 5, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस चला कितना 5, तो एक्स तो क्या है कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट मतलब एक्स की कोई वाई आपका फिक्स हो गया कि आपकी वैल्यू वाई की 5 ही रहेगी, लेकिन एक्स की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक देखोगे आपकी x की वैल्यू बढ़ती जा रही लेकिन y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। इसी को हम बोलेंगे कि आपका y कांस्टेंट है और x की वैल्यू चेंज हो रही। सिमिलरली अगर वैल्यू होती क्या एफ वाई इक्वल टू क्या होता, कांस्टेंट होता, तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता, वर्टिकल लाइन बनती। सर रिपीट करना है। जैसे आपको एक चीज बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू एक्स का फंक्शन पढ़ा था, तो कोई नहीं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था। ये आपका 0 है, सी अगर 0 है तो मेरा क्या आया, y इक्वल टू एम एक्स आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. तो y इक्वल टू एम एक्स आया, तो अच्छा एक बात, तो अगर मेरा m आपका कोई कांस्टेंट है, m कोई वैल्यू दे दी उसकी कांस्टेंट, m क्या देती है उसकी कांस्टेंट दे दिया, तो y इक्वल टू और x की वैल्यू क्या किया उसने, x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन देखो y इक्वल टू एम एक्स है, मान लो m की वैल्यू देती है उसने 2x देती, तो क्या इसकी जो वैल्यू है 2x की वैल्यू क्या उसने कांस्टेंट कर दी, x की वैल्यू मान लो उसने 2 दे दी है, x की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो मैं Yes, बोल sir. सकता हूं कि एफ वाई मेरा फंक्शन ऑफ वाई कितना दे दिया, 4 दे दिया, तो देखो वाई की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी, ऐसे करके लाएंगे, ऐसे, यानी कि मेरी वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है लेकिन मेरी एक्स की वैल्यू कितनी, हमेशा 4 है, यहां से ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। सिमिलरली हमारा इसके लिए एफ एक्स के लिए देखोगे, मान लो एफ एक्स इक्वल टू मान लो इसके लिए दे दिया 5 दे दिया है, तो आपकी वर्टिकल एक्सिस में कितनी होगी डिस्टेंस, ओनली 5 होगी, और हॉरिजॉन्टल में आप कितनी भी चेंज करो, हॉरिजॉन्टल में कहीं तक भी चले जाओ लेकिन आपकी वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी वो ओनली 5 ही रहेगी। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शंस देखना। समझ में आ रही बात? यस सर। यस अच्छा एक बात बताओ मुझे, y इक्वल टू 4 इसका ग्राफ बना सकते हो आप, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, बना सकते हो? नो सर। एफ वाई, अब Yes, sir. अरे इसकी कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, x आपकी 1 दे रखी है,
y इक्वल टू mx होता था ना, होता था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर मेरा ग्राफ कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट ग्राफ अगर मुझे बनाना है और एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो क्या वो मेरा एक्स के पैरेलल में होगा। एक्स के पैरेलल में मतलब मेरी y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर मेरा एफ वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो वो मेरा y के पैरेलल, y के, भाई ये लाइन y के पैरेलल में है कि नहीं है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन y के पैरेलल में है कि नहीं? Yes, sir. और ये वाली लाइन x के पैरेलल में है कि नहीं? देखो हमारी जो वैल्यू दी होती है, फंक्शन हमारा क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। सी तो आप भूल जाओ, ये तो 0 है। तो इस साइड में जो वैल्यू होती है, इस साइड में जो वैल्यू होती है, इस वेरिएबल के अपोजिट में जो वेरिएबल मान लो ये वर्टिकल वेरिएबल है, तो ये साइड में जो वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल वेरिएबल की होती है। जो उस साइड में जो वैल्यू होती है वो आपके अदर वेरिएबल की होती है। एक वेरिएबल, एक वैल्यू ये है, एक अदर वेरिएबल लेफ्ट साइड में दिया हुआ, राइट साइड में दिया हुआ है। तो जो राइट साइड में वैल्यू दी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आपको y इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू 4 दे रखा है तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब x एक्सिस में आपको 4 सेंटीमीटर चलना है और y एक्सिस में आपका कितना भी चलो कोई फर्क नहीं। सिमिलरली अगर आप एफ एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है, इसका मतलब y एक्सिस में आप 5 चलोगे, y एक्सिस में आप 5 की ऊंचाई लोगे, हाइट लोगे, और x एक्सिस में आप कितना भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी एफ एक्स की। समझ में आ रहा है? यस सर। The graphical representation of constant function is a straight line parallel to x-axis. Parallel to x-axis है, ये parallel to x-axis इसलिए है क्योंकि fx इक्वल टू कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट कर दी इसने। देखो fx अगर इधर है तो अदर साइड में y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू इसने कांस्टेंट कर दी, इसीलिए हम y की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे। x की वैल्यू इनफाइनाइट तक लेके जाए, भले ही x की वैल्यू इनफाइनाइट भले ही हो जाए, लेकिन आपकी y की वैल्यू 5 ही रहेगी। इसको हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनकी वैल्यूज देखेंगे सबसे पहले। देखो आपको वैल्यूज याद करनी है, ज्यादातर आपको याद करनी है, मोस्ट प्रोबेबली हम इनसे काम हो जाएगा हमारा, इतनी वैल्यूज से हमारा सारा काम। देखो साइन 0 की जो वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की होगी, cos साइन 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 की होगी, साइन 45 की वैल्यू है वो 45 तो सेम एंगल रहता है, इसलिए 45 की जो वैल्यू होगी साइन और cos की दोनों की सेम होगी, और cos 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 साइन 60 की। इसलिए ये सब चीज इंटरचेंज करके देखेंगे। और अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा क्या होता है आपका? tan थीटा होता है, याद रखिएगा, sin थीटा अपॉन Cos theta. और ये वैल्यूज हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे tan मान लो 30 की वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। sin 30 की वैल्यू क्या है मेरी? 1/2। cos 30 की वैल्यू, सॉरी हाँ, cos 30 की वैल्यू क्या? √3/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना आया? 1/√3 आया। कितना? tan 30। tan 30 मेरा आया 1/√3। आप देखोगे tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। समझ में आ रही बात? Yes, sir. सिमिलरली अगर कोसेक की वैल्यू देखोगे, कोसेक की वैल्यू हमेशा अपोजिट टू साइन होती है। कोसेक क्या होता है? अपोजिट। एक्चुअली होता क्या है, देखो साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट कॉट है। या फिर मैं बोलूं कि कोसेक का अपोजिट साइन है, सेक का अपोजिट कॉस है, कॉट का अपोजिट टेन है। तो आप इनकी वैल्यूज में भी उल्टा कर सकते हो। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो मेरी कोसेक 0 की वैल्यू इनडिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि देखो 1/0 क्या आता है? नॉट इनफाइनाइट आता है कि नहीं आता है? यस आता सर। है ना।
इसीलिए हम बोलते हैं कि साइन, अगर हम साइन की वैल्यू याद कर लें या लर्न कर लें साइन की वैल्यू, तो हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम तक सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो साइन 30 की वैल्यू की जरूरत पड़ गई, आप सोच रहे हो यार कैसे निकालूं, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी वैल्यू लिप्स पर होनी चाहिए आपके। अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन, अपोजिट बोलो या फिर बोलो इसको क्या, बेस, कहीं पे बेस बोलते हैं कहीं पे अपोजिट बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है। एडजेसेंट या फिर बोले इसको, सॉरी बेस नहीं बोलते इसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट को हम बेस बोलते हैं, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज है। अब अगर आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूले सबको, ये तो सबको पता होगा, साइन कोसेटेंट के सारे फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक होता है माइनस की थीटा, अगर माइनस की थीटा साइन के अंदर लगाते हैं तो वो साइन से बाहर आ जाता है। हाँ, अगर थीटा माइनस का अगर कॉस के अंदर कोई माइनस होता है तो वो माइनस बाहर नहीं आता, वो माइनस खत्म हो जाता है, मतलब एंगल से बाहर नहीं आता कॉस में। और टेन में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि साइन और टेन में बाहर आ जाता है, कॉस में बाहर नहीं आता। और सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपका ये जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, ये आपका फिजिक्स में बहुत बार यूज हो, इन सभी फॉर्मूलों को। वैसे तो ये सभी फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं। सिमिलरली टेन स्क्वायर एक्स या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। क्यों याद करने हैं, क्योंकि हमें 11th में भी जरूरत पड़ेगी और आपकी 12th में भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। जरा ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करो इनको। एक चीज बता दूं मैं, अगर आप 1 रेडियन को देखोगे, 1 रेडियन में होता है कितना, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, या फिर चलो यही पे बताते हैं इसको डायरेक्ट। हाँ बेटा, किसने किया क्या, किसी ने किया क्या आंसर? No, sir. 0.785. 0.785। okay. 0.75 radian. $0.785. okay. 0.785 रेडियन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कैसे किया आपने? 45 डिग्री है, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया आपने रेडियन के लिए? Pi by 180. पाई बाई 180। एक चीज याद रखिए हमेशा, डिग्री क्या होता है, बड़ा होता है, और रेडियन क्या होता है, छोटा होता है। छोटा मतलब वैल्यूज में नहीं, वैल्यूज में ओनली। जैसे अगर आपको डिग्री में दे रखा है, आपको 180 डिग्री, 180 डिग्री दे रखा है, तो रेडियन में क्या बोलोगे, पाई रेडियन। क्या बोलोगे, पाई रेडियन। इसकी वैल्यू 180 है, देखो इसकी वैल्यू 180 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.14 रेडियन। तो इसका मतलब अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो आप बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे या छोटी क्वांटिटी का करोगे? भाई आपको बड़ी संख्या से छोटी में जाना है, इसका मतलब आप ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, छोटी से मल्टीप्लाई करो, बड़ी से डिवाइड करो, तभी 45 डिग्री छोटी हो सकती है। आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, 45 डिग्री टू जगह हम रेडियन जाते हैं तो हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको
हाँ 0 कटेगा ही नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, एक मिनट सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो। इसको क्या आया सॉल्व करने के बाद? 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 180, आपका 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.7854 क्या रेडियन में आया। तो आप देख पा रहे हो कि 45 डिग्री में था और 0.7854 रेडियन में है। सिमिलरली आपको ये दे रखा है 5/6 रेडियन दे रखा है। आपको अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 30 डिग्री आंसर। इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे बताओ? 180 डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और इस 6 से 30 टाइम्स कटा, तो आपका आंसर क्या आया? 30 डिग्री। क्लियर है सबको? यस रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। इतना याद रखिएगा, जब आप डिग्री से कहाँ जा रहे हो? रेडियन जा रहे हो, रेडियन जा रहे हो, तब मल्टीप्लाई करोगे किसका? मल्टीप्लाई करोगे किसका? मल्टीप्लाई करोगे डिग्री से। अगर रेडियन जा रहे हो तो पाई बाई 180 का। सिमिलरली आप अगर रेडियन से डिग्री जा रहे हो तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 180 डिवाइडेड बाई पाई करोगे। क्लियर है सबको? यस सर। इसको याद रखना है। अगर आपको भूल भी जाओ ना, अगर कभी भूलने की कोशिश हो तो आप ये सोचा करो कि हमारा डिग्री बड़ा एंगल होता है या वैल्यूज वाइज की रेडियन, तो आप देखोगे कि हमारी जो वैल्यूज होते हैं वो डिग्री की ज्यादा होती है, इसलिए रेडियन में जाना है तो हमें 180 से डिवाइड आना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन है, डिग्री में जाना है तो 180 से पाई करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैजिक ट्रायंगल। इसको हम मैजिक ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं कि हम इसका यूज बहुत बार करने वाले हैं। इस ट्रायंगल को याद रखिए, सबसे ज्यादा मैजिक ये वाला ट्रायंगल हो 3753 डिग्री वाला। तो आपको याद रखना है इसमें एक एंगल 37 डिग्री का होता है और एक एंगल 53 डिग्री का होता है और एक एंगल 90 डिग्री। बताओ यार, साइन 37 की वैल्यू बताओ इसमें। साइन 37, साइन पहले साइन की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 37 के लिए परपेंडिकुलर ये 3 होगा कि नहीं होगा? ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। cos 37 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा? cos 37 का फॉर्मूला क्या होता है? cos का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा यहाँ पे? 4। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। सिमिलरली अगर मैं जाऊं किसके लिए, अगर मैं 53 डिग्री एंगल के हिसाब से देखूं, 53 एंगल के हिसाब से ये मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा क्या होगा? बेस होगा। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो 50 साइन 53 सिमिलरली फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या परपेंडिकुलर क्या है? 4/5। सिमिलरली cos 53 का फॉर्मूला क्या होगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका? बेस ग्रीन पेन से बेस आपका 3 है, 3/5। अब आप यहाँ पे देखोगे साइन 37 की वैल्यू जो है वो cos 53 के इक्वल है, सेम टू सेम। तो आपको ये चीजें याद रखनी। ये मैजिक ट्रायंगल आपको याद रखना है, हर बार यूज में आएगा, आपके आगे भी यूज में आएगा। मैं आपको पूछूंगा कि आपको मैजिक ट्रायंगल याद है? एक चीज और याद रखनी है इसमें, जिस साइड में 37 है वो वाली, जिस एंगल का 37 है वो वाली साइड 4 होती है, और जो जहां पे 53 है वो वाली साइड 3 होती है। आप ऐसे याद रख सकते हो 37 मतलब 7 माइनस के 3 क्या बच रहा है? 4। अदर साइड तो 3 होगी। समझ में आ रहा है मैजिक ट्रायंगल की बात? सर। और ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स और हैं कि अगर मेरा एंगल 30 डिग्री ये है, एक 60 एक 90 है, तो उसकी तीनों साइड √3, 1 और 2 होगा। इनको याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप जब आप स्पीड अप करना चाहते हो ना, चीजों को स्पीड अप, जल्दी जल्दी सारी चीजें करना चाहते हो, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मैजिक ट्रायंगल तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपोर्टेंट है।
इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप जब एग्जाम में साइन 53 की वैल्यू पूछेगा ना आपसे, या फिर साइन 53 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, तो तोते उड़ जाएंगे। 53 की सर वैल्यू पता ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं? अब मैं तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू पता है, साइन 53 की वैल्यू में पता ही नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब हम वेरिएशन ऑफ टी रेशियो विद क्वाड्रेंट देखेंगे कि वेरिएशन कैसे कैसे। अब देखो, ऑल स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सारी चीजें हम कैसे याद रख रहे हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब है ऑल फंक्शन विल बी चेंज, ऑल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब चेंज होंगे, और इसमें ओनली साइन और कोसेक चेंज होंगे, सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, और इसमें क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और इसमें फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट वाले में सबके सब पॉजिटिव होंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 माइनस के ए हो सकता है या 360 प्लस के ए हो सकता है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपका वर्टिकल लाइन उसमें आ रहा है, रेफरेंस अगर वर्टिकल लाइन है, कोई भी वर्टिकल लाइन 90 वाला या 270 वाला, तो चेंज होगा, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल वाली लाइन अगर रेफरेंस में आ रही है तो चेंज नहीं होगा। इतना और याद रखना है आपको। जैसे मान लो आपका आया साइन 360 प्लस थीटा, 360 क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन बेस में आ रही है वर्टिकल, बताओ? यस हॉरिजॉन्टल आ रही है, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है। देखो साइन 360 प्लस थीटा को बोल दिया साइन थीटा, क्वाड्रेंट आपका 1 है, लेकिन बेस लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली कॉस 360 प्लस थीटा है, तो आपको देखो बेस लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए कॉस थीटा ही रह रहा है। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे फोर्थ को देखो, वहां साइन 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा भी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो देखो वर्टिकल लाइन रेफरेंस में आ गई। अब वर्टिकल लाइन रेफरेंस में आ गई तो क्या आपने चेंज कर दिया, साइन को कॉस में चेंज कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली हमारा जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस में आई है, हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस में आएगी चेंज नहीं होगा, वर्टिकल लाइन रेफरेंस में आएगी चेंज होगा। सिमिलरली cos 180 भी रेफरेंस है। अब देखो यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या आई है, अपनी वर्टिकल लाइन रेफरेंस में आई है। वर्टिकल लाइन अगर रेफरेंस में है तो चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा को आपने देखो यहाँ पे cos थीटा कर दिया, किया है? अरे किया है कि नहीं? देखो आपको बेटा किसी को जल्दी तो नहीं है ना? अरे 40 लोग रह गए हैं। चलो फिर अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि काफी लोग चले गए, क्योंकि इंपोर्टेंट है ये, हमेशा हमारा काम आने वाला है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है? यस सर। ओके चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाइम हो गया। बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, यू वेलकम बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। सर क्वेश्चन था।